हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड EW। तो आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। लेट्स सी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पार्ट 1। तो इस लेक्चर को मैंने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। तो आज हम फर्स्ट पार्ट के ऊपर चलेंगे और इस पार्ट में हम लोगों ने कौन से पॉइंट्स को कवर करने जा रहे हैं। पॉइंट्स टू बी कवर्ड: meaning of accounting principles, characteristics of accounting principles, classification of accounting principles and then accounting concepts। अभी क्योंकि आपका स्टार्ट है तो इसलिए हम थोड़ा स्लोली चल रहे हैं। अकाउंट्स बिल्कुल ही एक +1 क्लास के लिए अकाउंट्स एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, तो इसलिए थोड़ी सी स्पीड हम लोगों ने स्लो रखी है। वंस आप इनको बेसिक डेफिनेशंस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कॉप अप कर जाओगे देन स्पीड अप कर दिया जाएगा इसको। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का क्या मीनिंग है। द सेट ऑफ रूल्स which defines the way accounts should be prepared are known as accounting principles। तो accounting principles किसे बोलते हैं? the set of rules। जिस तरह से हम साइंस में बोलते हैं ये कमांड्स हैं, तो सेम वे में अकाउंट्स में क्या है? the set of rules जिनको फॉलो करते हुए हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, these are called the accounting principles। Accounting principle refers to common rules or guidelines for accounting financial transactions and preparing financial statements। तो अल्टीमेटली अकाउंट्स के अंदर हमें क्या प्रिपेयर करना होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। This set of rules are known as generally accepted accounting principles। तो GAAP इसे हम क्या बोलते हैं? सिंपली हम क्या बोलते हैं? गैप। गैप क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये जो गैप है क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल को ही गैप बोला जाता है। कई बार आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज गैप या डिफाइन गैप। तो गैप का मीनिंग वही लिखना है जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मीनिंग है, वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब हम देखते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट वन, यूजफुलनेस। The usefulness of accounting means it must be usable to the users in their decision making process. The information must be relevant to every user for their analysis process। तो यूजफुलनेस के अंदर क्या है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमारे यूजफुल होते हैं इस तरह से कि हम उसकी बेसिस के ऊपर डिसीजन ले सके। जो भी हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसका एनालिसिस कर सके, हम अपना डिसीजन ले सके कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, सेल्स कैसे अपनी बढ़ाई जाए, एक्सपेंसेस को कैसे कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या है? These are man-made। Accounting principles are made by man, it is not made by nature। तो ये नेचर से नहीं आए हैं, कहीं से उठ के नेचर से नहीं आए हैं। These are man-made, किसी बंदे ने ही इसको बनाया। It is made for universal acceptance, so every organization will use the same method for their accounting। तो ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये क्या है? मैन-मेड। देन नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल। Accounting principle is not hard to follow, it is flexible to follow। If the accountant feels the problem with the accounting principle, so he can make an account in their own way। Accounting principles are not permanent but change with time। तो इसके अंदर क्या है, जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो कोई रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन आप उसको थोड़े से अपने वे के अंदर आप उसको चेंज कर सकते हो, फ्लेक्सिबल है। Accepted by everyone। Accounting principle is accepted by everyone from every organization। It uses the rule of accounting which is generally accepted। तो जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये हर कोई बंदा इसको एक्सेप्ट करता है अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। अभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं क्या जो आप क्यूरियस हो रही हो उसको हम आगे चल के अभी देखेंगे, ये सिर्फ हम करेक्टरिस्टिक्स उसके स्टडी कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिविटी। A principle will be accepted based on facts and figures and there are no personal bias। If there is a personal bias then
the users of the information will not believe in the financial statements of dead company. तो इसका characteristic क्या है कि जो accounting principles हैं, these are free from the biasness. अगर कोई भी चीज जिसमें biased decision होगा तो वो information आपके लिए useful नहीं होगी. एक पर्सन के लिए आपने ले लिया ये डिसीजन, दूसरे के लिए आपने ये ले लिया डिसीजन, सो दैट मीन्स वहां पर बायसनेस है. तो किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको वो बायसनेस खत्म करनी होगी. देन फिजिबिलिटी. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मस्ट बी इजी टू फॉलो, अदरवाइज देयर इज नो कंपैटिबिलिटी. तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है दीज आर इजी टू फॉलो, अदरवाइज देयर इज नो कंपैटिबिलिटी. देन नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? दीज आर द सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स. तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अब हम उसकी क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. 2 कैटेगरीज है इसकी. फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और assumptions एंड सेकेंड वन इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस और प्रिंसिपल्स. तो एक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हो गए, एक अकाउंटिंग कन्वेंशंस हो गए. अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को अकाउंटिंग assumptions भी कहा जाता है और अकाउंटिंग कन्वेंशंस को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी बोला जाता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स या assumptions क्या है. एवरी बिजनेस विल फॉलो, ये वो assumptions हैं जो कि हर बिजनेस फॉलो करता है. और अकाउंटिंग कन्वेंशंस और प्रिंसिपल्स क्या है? ये डिपेंड करती है ऑन बिजनेस टू बिजनेस. हो सकते हैं अभी हम इसके अंदर assumptions 3 assumptions हम स्टडी करेंगे और 11 प्रिंसिपल्स हैं. जो 3 assumptions हैं वो हर बिजनेस का बेस है, वो हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये ऑलरेडी होगा ही होगा. और अकाउंटिंग कन्वेंशंस और प्रिंसिपल्स क्या है? ये डिपेंड करते हैं एक बिजनेस एक प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है और दूसरा बिजनेस दूसरे प्रिंसिपल को हो सकता है फॉलो करे. तो 3 हमारे पास अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं और 11 हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है. तो इस लेक्चर के अंदर पहले हम सिर्फ स्टडी करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और assumptions और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और assumptions. सबसे पहले फर्स्ट वन गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल. अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने हर टॉपिक के नीचे एक पिक दे रखी होती है. ठीक है, मेरी मैक्सिमम कोशिश क्या रहती है कि डायग्राम के फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में इसको लेक्चर को कवर किया जाए कि ताकि अगर आपको कभी भूल भी जाए तो आपको अगर पिक उसके नीचे की याद रही तो आपको पिक देख के थोड़ा सा याद आ जाएगा कि उसके नीचे पिक कौन सी थी. उसी को कैच करते हुए आप उसका आंसर जो है वो बना सकते हो. एंड सेकेंडली ये जो हम लोगों ने कंसेप्ट लिखे हैं इसको नेम से ही चेक करो. गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, तो नाम क्या कह रहा है? गोइंग, चलते जाओ चलते जाओ. तो उसी कंसर्न जैसे चलते जाना, सेम वे के अंदर हमारी वही assumption है. As per this concept, an entity has an intention to continue its operation for the foreseeable future. That means कोई भी बिजनेस हमने स्टार्ट किया है तो हम उसके अंदर हमारा विजन क्या होता है? गोइंग कंसर्न. गोइंग कंसर्न मतलब कि जो बिजनेस आज हमने स्टार्ट किया है वो सालों साल चलता ही जाएगा. हम कभी भी कोई भी काम ऐसा नहीं करते जो कि हम सोच के करेंगे कि यार ये तो हमने सिर्फ 10 दिन के लिए करना है या हमने 1 महीने के लिए 1 साल के लिए करना. कभी भी हम कुछ भी काम करते हैं तो हमारी उसके अंदर assumption क्या रहती है? और मैंने क्या लिखा था वहां पर? एवरी बिजनेस फॉलोज. क्यों? क्योंकि हर बिजनेस क्या चाहेगा कि उसका सालों साल बिजनेस जो है वो चलता जाए और ग्रो करे. तो इसी वजह से गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल को गोइंग से ही याद रखो, चलते जाना. देन ये जो मैंने नीचे पिक्टोरियल दिए हुए हैं, ठीक है, आप देखोगे कि बहुत ही कम लिखा होते हैं, नीचे पिक्टोरियल दे रखा होता है कि ताकि बहुत जल्दी से आप अच्छे से फॉलो कर लो. और हमें जब एग्जाम को अटेम्प्ट करना है वो भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, इफ वी वांट टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स.
तो इसके लिए मेरे पास कई सारे क्वेरीज आई हैं स्टूडेंट्स की कि मैम हम लोग कैसे इसको करें, एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली मेरे पास जो क्वेरी आई है वो आई है जैसे बिजनेस स्टडीज के लिए कि हम कैसे उसको अटेम्प्ट करें कि हमारे मार्क्स जो है मैक्सिमम आए। तो उसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर प्रिपेयर कर रही हूँ, उसकी भी पीपीटी तैयार हो रही है। तो उसके अंदर मैं आपको कुछ क्रैक्स और कुछ आइडियाज दूंगी कि इस तरह से आप उसको वहां पर कंसेप्ट अपना दो, इस तरह से आप उसको आंसर करो कि ताकि आपको मैक्सिमम 90 to 100 के अंदर आप लोग स्कोर करें। तो अभी हम देखते हैं सेकेंड अजम्पशन के ऊपर, दैट इज कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। This is the concept that once you adopt an accounting principle or method, you should continue to use it until a demonstrably better principle or method comes along. कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, तो कंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या हुआ? सिंपल हिंदी में सोचो क्या है कंसिस्टेंसी, मतलब सेम, एक जैसा चलता जाना। तो सेम वे में कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या हुआ? अगर बिजनेस ने एक मेथड को फॉलो किया हुआ है तो वो सालों साल उसी मेथड को फॉलो करेगा। लेट अस सपोज डेप्रिसिएशन को वैल्यू करने के दो मेथड्स हैं, ठीक है। अभी हालांकि वो आपके आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें कवर होंगे ये टॉपिक्स। तो इसको प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए मैं बताती हूँ कि डेप्रिसिएशन दो तरह से कैलकुलेट होती है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डब्ल्यूडीवी मेथड। डब्ल्यूडीवी क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो दोनों ही मेथड जो है इक्वली एक्सेप्टेबल है इनकम टैक्स में। कहीं पर ये नहीं लिखा कि आप स्ट्रेट मेथड से नहीं कर सकते कैलकुलेट, आपको डब्ल्यूडीवी करना है या डब्ल्यूडीवी ही करना है, स्ट्रेट से नहीं करना, कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। तो जो भी आप मेथड यूज करो तो दोनों मेथड्स एक्सेप्टेबल हैं, बट द कंडीशन इज आप ये नहीं कर सकते ईयर 1 में आपने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर लिया, ईयर 2 में आप सोचो कि डब्ल्यूडीवी कर लो, ऐसा नहीं करना। अगर आपने वंस यू ऑप्टेड टू चार्ज द डेप्रिसिएशन एज पर द स्ट्रेट लाइन मेथड, तो आपको स्ट्रेट लाइन मेथड ही ईयर आफ्टर ईयर यूज करना है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। और अगर आपने डब्ल्यूडीवी मेथड यूज किया है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए तो डब्ल्यूडीवी मेथड ही यूज करना है। सेम वे में एक और बताती हूँ, अब जो हमारी इन्वेंट्री होती है, ठीक है, इन्वेंट्री को हम कैसे वैल्यू करते हैं? फीफो, वेटेड एवरेज, लीफो। फीफो क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले जो पहले इन्वेंट्री आई है उसको बाहर निकालो, उसको यूज करो, कंज्यूम करो, तो उस मेथड को हम बोलते हैं फीफो मेथड। अब इन्वेंट्री वैल्यू करने के ऑर्गेनाइजेशन में कुछ फीफो फॉलो करते हैं, कुछ लीफो फॉलो करते हैं, कुछ वेटेड एवरेज फॉलो करते हैं इंडस्ट्री की टर्म्स के अकॉर्डिंगली। अब लेकिन अगर आपने फीफो एक्सेप्ट किया है इन्वेंट्री को फॉलो करने के लिए, तो आपको ईयर आफ्टर ईयर जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है वो फीफो के थ्रू ही करनी है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो ईयर 1 में फीफो कर लो, ईयर 2 में लिफो कर लो, ईयर 3 में वेटेड एवरेज कर लो। करोगे तो इनकम टैक्स का सीधा नोटिस आपके घर आएगा। तो इसलिए कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या बोलती है, अगर आपने कोई भी मेथड फॉलो किया है अकाउंट्स को मेंटेन करते हुए तो उसके अंदर आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। तो इस डायग्राम के अंदर भी लिखा है ईयर 1 फीफो, ईयर 2 फीफो, ईयर 3 फीफो इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए। तो इस चीज को दिमाग में रखना, आराम से यहाँ पर आप लोगों को इसकी क्लैरिटी आ जाएगी। देन थर्ड assumption, थर्ड हम क्या लेते हैं? accrual principle. This is the concept that accounting transactions should be recorded in the accounting periods when they actually occur, rather than in the periods when there are cash flows associated with them. तो accrual principle, simple accrual का मीनिंग क्या हुआ? accrue हो गया, कब बोलते हैं हम लोग? ड्यू हो गया, कोई चीज ड्यू हो गई, ठीक है, accrue हो गई। अब accrual principle क्या कहता है कि कभी भी हम लोगों ने कैश बेसिस नहीं देखना, जिस टाइम पे वो ड्यू हो गई उस टाइम पर हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। लेट अस सपोज हमने सेल कर दी, ठीक है, सेल करते हुए हमने वहां पर 30 डेज का पीरियड दे दिया, उसको क्रेडिट पीरियड दे दिया, तो हमारी जो पेमेंट आएगी वो 30 डेज के बाद आएगी।
डे 1 पर हमने सेल कर दी, डे 30 के ऊपर हमारे पास कैश आया, तो वो सेल हम कब एक्रू करेंगे, डे 1 पर या डे 30 पर, डे 1 पर। डे 1 पर हमने सेल की, डे 30 पर हमारे पास उसकी पेमेंट आई, तो हम लोग उस ट्रांजेक्शन को कि हमारी इतनी सेल हो गई है डे 1 पर ही रिकॉर्ड कर लेंगे। तो डे 1 पर हमने सेल को रिकॉर्ड कर लेना है, दो उसकी पेमेंट 30 डेज के बाद आए, ठीक है। सेम वे में ये सेल हो गया हमारा रेवेन्यू। दो चीजों से कंपनी चलती है, इन आउट। कंपनी के अंदर दो ही चीजें हैं, इन आउट। इन क्या है, जहां से हमारा इनफ्लो आ रहा है, इनफ्लो कहां से आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू कहां से आ रहा है, सेल से आ रहा है। और आउट क्या है, जो जो हम एक्सपेंसेस करेंगे वो हमारा क्या है, आउट, आउटफ्लोज, जिसे हम बोलते हैं आउटफ्लोज एक्सपेंसेस। तो सेम वे में अभी हमने बोला कि सेल के लिए डे 1 में सेल हुई, डे 30 पर अगर उसकी इनकम आए तो डे 1 पर हम लोगों ने रिकॉर्ड करना। अब सेम वे में हम लोगों के एक्सपेंसेस हैं, लेट अस सपोज रेंट है, रेंट हमारा ड्यू हो गया जनवरी मंथ के अंदर, हमने लेकिन उसकी पेमेंट कब की, जैन फेब मार्च, हमने 3 महीने उसकी पेमेंट नहीं की, हमने उसकी पेमेंट कब की, जाकर अप्रैल में। तो रेंट हमें कब वहां पर ड्यू को दिखाना है, हमें जैन का दिखाना है, फेब का दिखाना है, मार्च का दिखाना है, या हम सिर्फ अप्रैल में दिखाएंगे, नो, हम लोग जनवरी का रेंट जो ड्यू हुआ वो जनवरी में दिखाएंगे, मार्च जो फेब का रेंट ड्यू हुआ वो फेब में दिखाएंगे, जो मार्च का ड्यू हुआ वो मार्च में दिखाएंगे, और जब अप्रैल का ड्यू होगा अप्रैल में दिखाएंगे। भले ही उसकी पेमेंट हम लोग 4 महीने के बाद करें या 6 महीने के बाद करें, कोई भी एक्सपेंस है वो जिस पीरियड को परटेन करता है उस पीरियड में लिखोगे, कोई भी रेवेन्यू है जिस पीरियड को परटेन करता है उस पीरियड में लिखोगे। अब एक और पॉइंट, अभी हमने क्या बोला, सेल, सेल का मीनिंग क्या हुआ, सेल ऑफ गुड्स। जिस मंथ में हम लोगों ने डे 1 पर अगर सेल ऑफ गुड्स की और डे 30 पर हमारी पेमेंट आए, तो हमने डे 1 को क्या बोला, उस दिन सेल हुई है। तो सेम वे में अगर सर्विसेज के अंदर देखोगे, तो अगर डे 1 पर सर्विस आप लोगों ने प्रोवाइड की है और 30 डे पर अगर पेमेंट आ रही है, तो डे 1 ही उसका एक्रूअल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली डे 1 को ही आप उसकी इनकम जो है वो ड्यू कर दोगे वहां पर। तो इस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या स्टडी किया, सबसे पहले तो काउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, अ सेट ऑफ रूल्स, सिंपल से याद रखो, अ सेट ऑफ रूल्स। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को क्या बोलते हैं, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देन हमने क्या स्टडी किया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देन हमने क्या स्टडी किया, काउंटिंग अजम्पशंस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, दो इसकी क्लासिफिकेशन है। और आज के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया, और अकाउंटिंग अजम्पशंस। अकाउंटिंग अजम्पशंस हमारे पास 3 है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल। और हमने इसके ऊपर अकाउंटिंग अजम्पशंस को क्या बोला था, एवरी बिजनेस विल फॉलो। ये 3 अकाउंटिंग अजम्पशंस ऐसी हैं जो कि हम एज्यूम करके चलते हैं कि हर बिजनेस इसको फॉलो करेगा ही करेगा। गोइंग कंसर्न, बिजनेस सालों साल चलता जाएगा। कंसिस्टेंसी, जो मेथड आप लोगों ने वैल्यूएशन का एक बार ही आप लोगों ने ऑप्ट कर लिया, वही ईयर आफ्टर ईयर आपको फॉलो करना है। एंड एक्रूअल मेथड क्या बोलता है, जिस टाइम पर सेल हो गई उस टाइम पर इनकम आप एक्रू करोगे, जिस टाइम के आपके एक्सपेंसेस परटेन करते हैं जिस पीरियड को, उस पीरियड में आप अपने एक्सपेंसेस को चार्ज करोगे, भले ही पेमेंट कभी भी आए, भले ही पेमेंट कभी भी करो। तो आप लोगों का ये जो मेथड होता है वो एक्रूअल प्रिंसिपल है। तो ये सब पॉइंट्स हमने कवर किए हैं इस पार्ट 1 के अंदर। अब हम पार्ट 2 के अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का जो पार्ट 2 का लेक्चर आएगा उसके अंदर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है 11, तो वो हम कवर करेंगे, जो कि बिजनेस टू बिजनेस डिफर भी कर सकती हो सकते एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करे और सेकंड ऑर्गेनाइजेशन कुछ अलग फॉलो करे, तो उसके अंदर हम ये देखेंगे। प्लीज आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करो, उसके ऊपर आपको सभी नोट्स और पीपीटीज वगैरह सब वहां पर मटेरियल आपको मिल जाएगा, और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू।